And ये might be suggest अस्सलाम वालेकुम। So before starting today's lecture, अगर कल के लेक्चर के अंदर किसी को कोई मसला था, कोई चीज समझ नहीं आ रही, something you want, कल हमने ये स्टडी किया था कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी वो 60 डे के अंदर इलेक्शन करवाए और 40 डे के अंदर वो मतलब रिजल्ट हुआ है 15 days। तो इधर पाकिस्तान में तो रिजल्ट की वैसी होती पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। क्या इस बार तो हुआ है इस बार भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप था वो 60 डेज से तो काफी ज्यादा लंबा था पाकिस्तान के अंदर। हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा ये गया है कि ऐसा होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है हमेशा पाकिस्तान के अंदर वैसा ही होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर डायरेक्ट करती है और अगर ऐसी कोई चीज नहीं हो रही तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के तौर पे चैलेंज किया जा सकता है कि ये चीज इस तरह से नहीं हो रही, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट किया हुआ है कि इस तरह से होनी चाहिए। समझे? यानी फॉर एग्जांपल अगर केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग कर रहा है आपका, जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो केयर टेकर सेटअप आया था वो कम से कम 1 साल तक केयर टेकर सेटअप ही चलता रहा ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास एक गाइडलाइन मौजूद है कि इस तरह से करना चाहिए कि दो महीने के अंदर आपने इलेक्शन करवाना लाजमी है, तो देन यू कैन होल्ड द केयर टेकर सेटअप अकाउंटेबल कि भाई आप क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इलेक्शंस शुड बी हेल्ड विद इन 2 months। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बताता है या ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स बताता है जिसके तहत हम डिफरेंट इदारों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं व्हेन दे आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? जी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन है उसको चैलेंज फिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा तो उसको हाई ट्रीजन के लिए चार्ज किया जाएगा। अब ये जो सारे चार्जेस हैं ऑब्वियसली दे विल बी कैरिड आउट इन द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन कोई भी शख्स उसके लिए मुद्दई जिसको हम कहते हैं केस का बन के उसके ऊपर ये क्लेम कर सकता है या कोई भी शख्स ये केस कर सकता है कोर्ट के अंदर दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन has abrogated the constitution या has not acted in accordance with the constitution, and then उसका जो ट्रायल है वो फिर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री के थ्रू होगा। आर्टिकल 10 में कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। जी, दूसरा पटियाला जेल के अंदर अदालत लग रही है तो हम कह सकते हैं राइट टू फेयर ट्रायल या मतलब को अदालत राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि अगर आपने किसी शख्स को डिटेन किया है, ये जो हमने राइट्स पढ़े हैं इसके अंदर एक राइट ये भी है कि प्रिवेंशन अगेंस्ट इनडेफिनेटिव डिटेंशन, यानी अगर आपने एक शख्स को पकड़ लिया, उसे किसी चीज के लिए एक्यूज किया हुआ है, उसको आपने डिटेन कर दिया फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, आप उसका ट्रायल चला ही नहीं रहे हैं ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, देन ही कैन प्लीड दिस राइट टू फेयर ट्रायल दैट आई हैव अ राइट टू फेयर ट्रायल before being held or before being charged with the crime that I am being held for। यानी आप किसी शख्स को indefinite period के लिए जेल के अंदर नहीं रख सकते बाय द स्टेट। वो अपना ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है इसको इस्तेमाल कर सकता है ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए, ताकि प्रूव किया जा सके कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। पाकिस्तान में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में जो जजमेंट की जाती है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से की जी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे एक्सप्लेन करता है और इसे खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसके
खिलाफ या जब ये रूल्स की क्या है तो क्या इसे लागू किया जा सकता है? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कॉन्स्टिट्यूशन से बॉर्न नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये लिखा नहीं गया कि जब आपको नेसेसिटी हो तो आप फॉर एग्जांपल मार्शल लॉ कंट्री के अंदर लगा सके. द प्रेसिडेंट हैज हैड द पावर्स टू इम्पोज एमरजेंसी इन सर्टेन सिचुएशंस, जिसकी भी कंडीशंस है, यानी अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच ऐसा है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की रीजन है, या कोई वॉर आउटब्रेक हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एमरजेंसी इम्पोज कर सकता है. अब जब हम कल 18th अमेंडमेंट पढ़ रहे थे तो हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट किसी सूबे के अंदर इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस. अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जब भी लगाया गया या कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी मोल्ड किया गया, तो यूजुअली इट वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. जैसे सबसे पहले जब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लगाया गया था तो इट वाज स्टेट वर्सेस 200 केस, जिसके अंदर 200 वाज अ पर्सन जो कि हमारा जो फाटा रीजन है उसके अंदर वो था. और मसला ये हुआ था कि वेदर दैट रीजन वुड बी गवर्न्ड बाय द FCR व्हिच इज द फेडरल क्राइम्स रेगुलेशन, या वहां पर स्टेट की रिट अप्लाई होगी. अब कहा गया कि वहां FCR ही चलेगा बिकॉज दैट रीजन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट एज सच, तो वहां स्टेट अपना लॉज जाकर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती. फिर इसी स्टेट वर्सेस 200 केस को इस्तेमाल करके अयूब खान के मार्शल लॉ को लीगलाइज किया गया इन द कंट्री. तो हम देखते हैं कि जब भी मार्शल लॉज लगाए जाते रहे हैं कंट्री के अंदर हिस्टोरिकली, तो ऑल द स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव हैड बीन कॉम्प्लिसिट इन लीगलाइजिंग और इन अप्रूविंग दोस मार्शल लॉज. जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ का जब मार्शल लॉ लगाया गया तब भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक डिसीजन दिया टू लीगलाइज दैट मार्शल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो इसको कहीं पर भी लीगलाइज नहीं करती, और फिर इसीलिए हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये चीजें मेंशन करके उनको हाई ट्रीजन के साथ इक्वेट किया, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डज नॉट अलाउ द लीगलाइजेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी केसेस. 18 अमेंडमेंट को वेरिएट समझा जाता है मार्शल लॉ के लिए, तो किसके लिए? मार्शल लॉ के लिए वेरिएट समझा जाता है 18 अमेंडमेंट जी. तो उसमें क्योंकि हाई ट्रीजन का ज्यादा उसमें एक दो चीजें उसमें और ऐड कर जी. तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अब भी तो उसे लीगलाइज कर सकती है मार्शल लॉ. देखो, लीगलाइज कर सकना इज वन थिंग, मतलब आप ये कहते हो कि जो चीज आपने एक रूल के अंदर लगा दी या आपने एक फ्रेमवर्क बना दिया, दैट इज हाउ थिंग्स आर सपोज टू गो. दैट डज नॉट मीन दैट थिंग्स विल ऑलवेज गो बाय द रूल्स मेंशन्ड, बट अगर आप रूल्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप उन एक्शंस की जो रूल्स के मुताबिक नहीं चलते उनकी इम्प्लीकेशन को बढ़ा रहे हो फॉर एनी पर्सन दैट डज नॉट वांट टू गो बाय द रूल बुक. इसका सादा मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं आपको 500 रुपया जुर्माना होता है, तो समटाइम्स व्हेन यू आर इन नीड यू माइट ब्रेक द सिग्नल के ओके ठीक है 500 रुपया कोई मसला नहीं है, ठीक. बट अगर आपको पता है कि आपको 50,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा एक सिग्नल तोड़ने पर, तो आप सिग्नल तोड़ने के लिए आपके लिए ज्यादा डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यू विल थिंक दैट यू विल हैव टू पे 50,000 एज द कंपनसेशन. तो रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करना या कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एंडोर्स करने का मतलब यह है कि आप ज्यादा डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरह के एक्शंस फर्दर कैरी ऑन ना किए जाएं इन द कंट्री. मेरे में ये दूसरा मतलब ये स्टडी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है तो हाई ट्रीजन है. तो दूसरी तरफ हम ये भी स्टडी करते हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं. जी. इसमें क्या देखो, हम ये कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर्स हु आर चूजन बाय द पीपल कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी वो जो लोग नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर मौजूद हैं, they are there by the people's vote, people's mandate and people's will as the representatives of the people. ठीक है, यानी लोगों ने उन्हें खुद वोट देकर ये इख्तियार दिया है कि हाँ आप कानून साजी कर सकते हैं या आप आइन के अंदर कोई तरमीम ला सकते हैं.
लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन या कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल खत्म कर देना या उसको चेंज कर देना बाय अ सिंगल पर्सन मींस कि वो अपनी एक पर्सन अपनी पावर यील्ड कर रहा है रेदर देन एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर अगर हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसका मतलब ये है कि the winning party has to collaborate with the opposition party to bring about an amendment in the constitution. यानी विनिंग पार्टी तो ऐसे भी हो सकती है जो 51% मेजोरिटी लेकर आई हो पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इफ दे हैव टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट दे हैव टू गो बाय अ क्रॉस बेंच वोट, जिसका मतलब है कि विनिंग पार्टी प्लस ऑपोजिशन बोथ वोट फॉर दैट चेंज एंड नॉट जस्ट वन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि 58(2)B जब इंस्टॉल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो किसी पार्लियामेंट्री मैंडेट के थ्रू इंस्टॉल नहीं किया जाता, वो कलेक्टिव विजडम के थ्रू इंस्टॉल नहीं किया जाता, बल्कि वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम टू कंसोलिडेट इट्स ओन पावर के लिए एक शख्स अपनी पावर को इस्तेमाल करके उसके अंदर 58(2)B इंस्टॉल कर देता है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो यही है कि यू गिव पीपल द राइट टू चूज देयर लेजिस्लेटर्स एंड देन पीपल ट्रस्ट देयर लेजिस्लेटर्स टू फॉर्म लीगल कानून साजी कर सकते हैं या वो कोई भी तरमीम आइन के अंदर कर सकते हैं। यू डू नॉट गिव दिस राइट टू वन पर्सन, ठीक है। अगर प्रोविंस के अंदर कोई लॉ या एक्ट हमें एनफोर्स करना है तो उसकी परमिशन या अप्रूवल सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली देती है? नहीं, अगर नेशनल असेंबली करना चाहती है, कुछ लॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ नेशनल असेंबली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हमने कुछ डोमेन्स स्पेसिफाई करती हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई लॉ आपने बनाना है तो फिर आपको प्रोविंशियल असेंबली की कंसेंट लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं या फॉरेन रिलेशंस है उनके रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाएगा तो वो सेंटर बनाएगा, बिकॉज हम एक कंट्री के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान को, जिसके अंदर फॉरेन रिलेशंस विल बी गवर्न्ड बाय द सेंटर। तो अगर फॉरेन रिलेशंस फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड रूट बनाना है फ्रॉम वन रीजन ऑफ पाकिस्तान, जैसे ईरान से बलूचिस्तान के अंदर बनाना है, तो इट इज गवर्निंग द फॉरेन रिलेशंस, तो नेशनल असेंबली वहां से उसके बारे में कानून साजी कर सकती है। लेकिन कुछ डोमेन्स हमने स्पेसिफाई कर दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोजेक्ट अगर हमने किसी प्रोविंस के अंदर लगाना है तो फिर हमें उस प्रोविंशियल असेंबली की कंसेंट भी चाहिए होगी नेशनल असेंबली को, ताकि वो कानून लागू किया जा सके। Okay, so today's lecture is going to be about the basics of economy, जिसके अंदर हम कुछ basic economic terms को पढ़ेंगे जिनको repeatedly इस्तेमाल किया जाता है। For example, GDP, for example, inflation, tax to GDP ratio, ये actually ये terms क्या होती हैं, ताकि whenever we are talking about or whenever we are reading something about economy, we are able to comprehend that what thing is being talked about. सबसे पहले जो चीज जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द जीडीपी ऑफ द कंट्री। जीडीपी स्टैंड्स फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू क्या है, that will constitute the gross domestic product of the country। यानी कंट्री जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो गुड्स हैं यानी चीजें हैं या वो सर्विसेज प्रोविजन है, जैसे हेल्थ केयर के अंदर सर्विस प्रोविजन या एजुकेशन के अंदर सर्विस प्रोविजन, उन तमाम चीजों की मार्केट वैल्यू क्या है। So GDP is the total market value of all finished goods and services produced within a country's border in a specific time period। यानी हमने एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के अंदर कंट्री के अंदर कितनी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, दैट वुड बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट कंट्री। जीडीपी के लिए दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, वन इज द नॉमिनल जीडीपी एंड द सेकंड इज रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि न्यूमेरिकली वैल्यू हमारे पास जीडीपी की कितनी है। फॉर एग्जांपल हमने कहा इतने ट्रिलियन रुपीस या इतने बिलियन रुपीस हमारे पास कंट्री का जीडीपी है, जो हमने कैलकुलेट किया न्यूमेरिकली
by the market value of the finished products and services. That will be the nominal GDP of the country. लेकिन रियल जीडीपी क्या होगा जब हम उस नॉमिनल जो न्यूमेरिकल फिगर हमारे पास आया है जीडीपी का, उसको हम एडजस्ट करें टू द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन या महंगाई का जो इफेक्ट है कंट्री के अंदर, उससे जब हम एडजस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आई है जीडीपी की, उसकी वैल्यू क्या है टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और टू इम्प्रूविंग the living standards of the people of the country. जीडीपी पर कैपिटा का मतलब यह है कि जीडीपी जो टोटल हमने एक कंट्री का कैलकुलेट किया है, उसमें से पर पर्सन उस जीडीपी का कितनी अमाउंट या कितनी वैल्यू एक शख्स के लिए होगी. So GDP per capita is calculated by dividing the GDP of the country to the country's total population. तो हमारे पास ये आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 100 million rupees in the country, we will divide it to the country's population. तो हमारे पास ये पता लगेगा कि इस 100 million में से हर शख्स के लिहाज से जीडीपी कितना है. जीडीपी growth rate is the yearly or quarterly change in a country's economic output to determine how fast an economy is growing. जीडीपी ग्रोथ रेट ये डिटरमिन करेगा कि चेंज कितना आ रहा है जीडीपी का. यानी अगर 100 मिलियन था तो एक साल बाद भी क्या 100 मिलियन है या 110 मिलियन हो गया या 120 मिलियन हो गया, कितना चेंज आ रहा है. तो ये जो चेंज इन जीडीपी है, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, ये हमें ये बताएगा कि क्या कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, विच इज एडिंग टू द जीडीपी, या ग्रोथ रेट नहीं मौजूद है. अगर आप पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो फॉर द ईयर 2022 इट वाज 0.29% या 0.29 पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट था. यानी सिर्फ 0.29 के लिहाज से हम पाकिस्तान के जीडीपी के अंदर इजाफा कर रहे थे, which means that the country's economy is growing very slowly. Then we have three different terms. एक हमने ये पढ़ा कि जीडीपी है, दूसरा एक और टर्म इस्तेमाल होती है which is GNP, the gross national product, versus the GNI, gross national income of a country. जीडीपी का मतलब ये है, हमने ये कहा कि all finished goods and services within the border of a country for a specific period of time. यानी जीडीपी वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करेगा जो कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, यानी कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली हो रही है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इस जीडीपी में से, अब देखें कंट्री के अंदर, कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो कंट्री के नेशनल्स की तरफ से भी हो सकती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री के अंदर हो सकती है. यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स या मल्टीनेशनल कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, उसकी वजह से भी वो भी कंट्रीब्यूट करेगी टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, इट मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी taken up by the nationals of that country within a specified period of time. यानी जीडीपी के अंदर से अगर हम सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को निकाल दें, दैट इज, या फॉरेन एक्टिविटी को निकाल दें which is taking place within the borders of the country, so what we will have is the gross national product, which will be the economic activity that will be contributed by the nationals of that country. Then we have the gross national income. अब जीडीपी जो है और जीएनपी जो है वो प्रोडक्शन की बात के अंदर, या जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके रेलेवेंस से हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है. लेकिन जीएनआई जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो इनकम मेजर करता है कि लोग कितना कमा रहे हैं. सो ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब ये है कि उस कंट्री के नेशनल्स कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसका सारा सम जो होगा दैट विल बी द ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री.
regardless of whether the residents are in the country or outside the country. यानी पाकिस्तानी नेशनल पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से कहीं बाहर काम करके कितनी इनकम कलेक्ट कर रहे हैं, this will be the gross national income of that country. If we see GDP, so we see that per capita GDP adjusted for purchasing power parity is heavily refined statistic to measure income, which is an important aspect of well-being. अब देखिए अक्सर इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर ये बात की जाती है कि जीडीपी इतना बढ़ जाएगा, जीडीपी इतना कम हो जाएगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट इतना बढ़ाना चाहिए. मगर अगर हमें जीडीपी का इम्पैक्ट समझना है अपॉन ह्यूमन वेलफेयर इन द कंट्री, कि जीडीपी का असल फायदा लोगों को कितना हो रहा है, तो वी विल हैव टू लुक एट द पर कैपिटा जीडीपी एडजस्टेड फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है? यानी एक जो अमाउंट है या एक करेंसी का जो यूनिट है वो आपके लिए कितनी चीजें खरीद सकता है, दैट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए हैं और आप मार्केट के अंदर जाते हो और आप 10 चीजें खरीद सकते हो. दैट मीन्स 10 यूनिट्स ऑफ करेंसी वुड बाय यू 1 थिंग. लेकिन उसी 100 रुपए को लेकर जब आप एक साल बाद मार्केट के अंदर जाते हो तो यू आर एबल टू बाय ओनली 5 थिंग्स. दैट मीन्स नाउ 1 थिंग कॉस्टेड यू 20 रुपीज. पहले 1 थिंग कॉस्टेड यू 10 रुपीज एंड नाउ 1 थिंग इज कॉस्टिंग यू 20 रुपीज. इसका मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी कम हो गई है, बिकॉज पहले आप उन्हीं 100 रुपए के अंदर 10 चीजें मार्केट से खरीद सकते थे, लेकिन अब आप उन्हीं 100 रुपयों के अंदर सिर्फ 5 चीजें मार्केट के अंदर से खरीद सकते हो. तो बिजनेस एक्टिविटी भी उसी लिहाज से कम हो जाएगी, क्योंकि एक शख्स एक करेंसी के एक नोट से या एक करेंसी के कॉइन से अब कम चीजें खरीद सकता है या कम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है देन ही यूज्ड टू बाय in the past. So GDP per capita adjusting for the purchasing power parity is a refined statistic to measure the human development aspect. यानी human development कितनी हो रही है, human lives कितनी improve हो रही हैं, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि GDP per capita कितना है कंट्री का और उस कंट्री के अंदर inflation या deflation कितनी हो रही है, which is affecting the purchasing power parity for the citizens. Similarly, we have the tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio is simply a ratio जिसके अंदर हमने टैक्स को, जो भी कंट्री के अंदर सारा टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको डिवाइड करते हैं बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट कंट्री. यानी आपका जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जितना साइज ऑफ इकोनॉमी है, उसमें से कितना एक्चुअली आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. सो द टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ पाकिस्तान इज 10.4% एंड वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिकमेंडेड टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, इट शुड बी अबव 15% टू मेंटेन और टू सस्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री. और अगर हम डेवलप्ड नेशंस के लिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें तो दिस रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 40%. लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज ओनली 10.4%. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ क्या मसाइल हैं, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट आवर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज वेरी लो एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक. Next up we have inflation. Inflation जिसे आम जबान में महंगाई कहा जाता है. इन्फ्लेशन है क्या एक्चुअली? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि या तो देयर इज अ राइज इन प्राइसेस और देयर इज अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर टाइम. यानी अगर प्राइसेस बढ़ेंगी चीजों की तो ऑटोमेटिकली 1 यूनिट ऑफ करेंसी विल बाय लेसर थिंग्स.
इसी तरह अगर लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो जाती है, लोगों की अर्निंग कम हो जाती है, तो दे विल बी एबल टू बाय lesser things from the market. So rise in the prices or decline in the purchasing power parity of individuals is defined as inflation. पाकिस्तान के अंदर ये इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान का, इट इज 29.2%. जी ये स्टेटिस्टिक्स मुझे लगता है 2022 या 23 के, आपको लुकअप करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा 2024 के स्टेटिस्टिक्स में. अच्छा, इन्फ्लेशन क्यों होती है या महंगाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्यों आता है? देयर आर सर्टेन थियरीज बिहाइंड व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन इन द कंट्री, या प्राइसेस विद टाइम क्यों रेज हो जाती हैं कंट्री के अंदर. वन इज द डिमांड पुल इफेक्ट. डिमांड पुल इफेक्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. यानी फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, so there is a sudden influx of money in the country and people of the country suddenly have more money because of the foreign influx of money flowing in the economy. जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो जो चीजें हैं, जो गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपए थे और मैं एक जूता नहीं खरीद सकती थी, अब मेरे पास 120 रुपए आ गए और मैं वो जूता खरीद सकती हूँ. पहले सिर्फ उस जूते को 5 लोग खरीद सकते थे, लेकिन अब 10 लोगों के पास 120 रुपए आ गए हैं और वो इस जूते को खरीद सकते हैं, तो 10 लोग ही उस जूते को लेने चले जाएंगे बिकॉज दे नाउ हैव द मनी टू बाय दैट गुड विच वाज आउट ऑफ देयर रीच इन द पास्ट. तो उस जूते की या उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी इन द इकोनॉमी, while the supply of that material or supply of that good is not increasing as the demand. ठीक है, यानी डिमांड एकदम से एक चीज की बढ़ गई क्योंकि there was a sudden surge of money in the economy. सडन सर्ज ऑफ मनी इस वजह से भी हो सकती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं. सडन सर्ज ऑफ मनी इस वजह से भी हो सकती है कि कंट्री करेंसी ज्यादा प्रिंट कर रही है. ठीक है, सडन सर्ज ऑफ मनी इस वजह से भी हो सकती है कि किसी एक सर्टन डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया गया. फॉर एग्जांपल हाउसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, 10% से 1% पर ले आया जाए, तो एवरीबडी विल गो टुवर्ड्स बाइंग अ हाउस. लेकिन जो उस चीज की सप्लाई है इन द इकोनॉमी, इट इज लिमिटेड, क्योंकि वो जो सारे प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं टू ब्रिंग इन अ गुड आर नॉट एस्केलेटिंग एज मच एज द डिमांड. फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले रहे थे कि इफ अ शू कॉस्ट 100 रुपीज और 100 रुपीज से एक जूते को खरीदने की ताकत पहले सिर्फ 5 लोगों के पास थी, अब 10 लोगों के पास इस जूते को खरीदने की ताकत आ गई है. सो 10 people आर नाउ डिमांडिंग द शू, लेकिन जो चीज अवेलेबल है वो सिर्फ 5 ही गुड्स अवेलेबल हैं या 5 ही जूते अवेलेबल हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ नहीं रही. अब जब एक चीज की सप्लाई मौजूद नहीं है और डिमांड बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज की प्राइस भी फिर ऊपर चली जाएगी, ताकि कम लोग उस चीज को एक्सेस कर सकें या कम लोग उस चीज को बाय कर सकें. सो द डिमांड पुल इफेक्ट says that when there is a sudden surge of money in the economy and the demand of certain goods goes up but their supply does not matches the demand, there is a demand supply gap in the market. और ये जो डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, इसकी वजह से महंगाई होती है या इन्फ्लेशन होती है, जिसकी वजह से गुड्स एंड प्राइसेस की चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं. अब देखो, इस डिमांड सप्लाई जो गैप क्रिएट हुआ है, इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर ये है कि हम सप्लाई जो चीजों की है, गुड्स की इंडिजिनियस सप्लाई जो है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे विद द डिमांड ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, यानी जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर आएगी, तो इट विल बूस्ट अप द इकोनॉमी, क्योंकि वो जीडीपी ग्रोथ रेट को कंट्रीब्यूट कर रही है. लेकिन
Is it actually increasing the supply of goods and services in the country? No, क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो रही है, लेकिन वो उन फैक्ट्रीज, उन कंस्ट्रक्टिंग यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं हो रही जो एक्चुअली चीजों की सप्लाई को फराहम कर रहे हैं. So there is a demand supply gap which is created in the economy, which brings about inflation. Then we have the cost push effect. कॉस्ट पुश इफेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी चीज की बनने की कीमत बढ़ जाएगी तो उस चीज की कीमत ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, which is also adherent to the built-in inflation. लेकिन कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग अ सूट और अ क्लोथ, तो अगर कपड़े की कीमत ज्यादा हो जाएगी या धागे की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो टेक्सटाइल बनेगा विच इज द फिनिश गुड, उसकी कीमत के अंदर भी इजाफा हो जाएगा. सिमिलरली अगर फ्यूल प्राइसेस अप ज्यादा होती हैं तो उसका इम्पैक्ट सारी चीजों की प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर हमें होता हुआ नजर आता है, बिकॉज ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स आर यूटिलाइजिंग दैट फ्यूल फॉर प्रोडक्शन. So we also have a cost push effect. The third is built-in inflation. Built-in inflation का मतलब ये है कि जैसे जैसे चीजों की प्राइस बढ़ती जाएगी तो by a cycle of wage and price, महंगाई ज्यादा होती जाएगी. इसका मतलब ये है कि चीजों की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, लिविंग कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है फॉर एवरी कमोडिटी दैट पीपल आर कंज्यूमिंग, रेंजिंग फ्रॉम फूड आइटम्स टू क्लोथिंग एंड सो ऑन. तो अब जो लोग भी वेज लेबर के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर्स, जो भी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, दे विल डिमांड कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं, क्योंकि लिविंग कॉस्ट इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बिकॉज प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज और गुड्स हैज इंक्रीज्ड. तो जब ये लोग ये डिमांड करेंगे कि इनकी वेजेस बढ़ाई जाएं, और जब इनकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी किसी भी चीज की वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ दोज थिंग्स. यानी अगर फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को ज्यादा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी तो जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर स्पेंड होने वाले पैसे भी उसी लिहाज से बढ़ जाएंगे. So there is a wage price spiral that goes in the built-in inflation. क्योंकि चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, so the wage labor asks for more money or more wages to counter the cost of living, and so we get into a wage price spiral जिसके अंदर जैसे जैसे चीजों की प्राइस बढ़ती जाती है, वेजेस बढ़ती जाती हैं. जब वेजेस बढ़ती हैं तो सर्विसेज की प्राइस बढ़ती जाती है और फिर उससे फिनिश गुड्स की प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होती जाती है. इन्फ्लेशन के अगर हम प्रोज देखें तो वी हैव few pros of inflation and a lot of cons of inflation. प्रोज ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो बढ़ती जाती है किसी इकोनॉमी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बॉट अ हाउस और अ कार और सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड यू आर सेलिंग इट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे महंगाई होती जाएगी उस एसेट की वैल्यू भी इकोनॉमी के अंदर ग्रो करती जाएगी. Similarly, optimal levels of inflation encourages spending and keeps the economic cycle going. Because people expect कि इन चीजों की prices बढ़ती जाएंगी with time, houses की या cars की या so on, तो people will want to spend to buy that thing इससे पहले कि उसकी price और ज्यादा ऊपर चली जाए. तो people will spend money rather than saving money because they fear inflation in the future. If we look up at the cons of inflation, it includes that buyer will have to pay for
more products and services, इसका मतलब है कि जो खरीदार है obviously उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे किसी भी good या service को खरीदने के लिए. Similarly, it imposes higher prices on economy and it drives some prices up first and others later. यानी पहले कुछ प्राइसेस ऊपर जाएंगी जिससे कुछ सर्टन लोगों को फायदा होगा और फिर बाकी चीजों की प्राइसेस ज्यादा होंगी. फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूल की प्राइस एकदम से इकोनॉमी के अंदर चेंज की जाती है तो इट बेनिफिट्स वेरी फ्यू पीपल इन द इकोनॉमी एट फर्स्ट, और फिर जाकर बाकी सारी चीजों की प्राइसेस भी फ्यूल की प्राइसेस के साथ साथ ज्यादा होना शुरू हो जाती है या एनर्जी प्राइसेस के साथ साथ ज्यादा होना शुरू हो जाती है. I need water. If someone of you can ask the management to give water. अगर आप में से किसी के पास हो तो. अच्छा, there are two important policies that govern the economy of the country कि पैसे कहाँ आएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, बैंक्स कितना इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी के अंदर, लोग कितने पैसे बैंक्स में रखवाएंगे, बैंक्स कितना लोन देंगे डिफरेंट बिजनेसेस को और कितना नहीं. There are two policies which dictate all these things in the country. One is जी अगर इन चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसी हिसाब से उसी माध्यम से हम रेशो से रियल भी बढ़ रही है जी उसे इन्फ्लेशन ही है. ग्रॉस नेशनल इनकम, क्योंकि हमने ये कहा है कि वेजेस और उसके स्पाइरल के अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन इन्फ्लेशन की वजह से कुछ ना कुछ इनकम बढ़ेगी ही. ठीक है. If the gross national income is increasing to more extent than the increase of the commodities, जिसके अंदर purchasing power parity of the individuals ज्यादा हो रही है, that means it is actually a good indicator. ठीक है. यानी अगर आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाहें ज्यादा हैं, then the result of the inflation in the country, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी बात है, लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है. लेकिन अगर उतनी ही महंगाई हो रही है और थोड़ी बहुत ही तनख्वाहें बढ़ी है एंड इट इज जस्ट बैलेंसिंग आउट, इसका मतलब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इन द कंट्री इज नॉट इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग. There are two important policies that govern the management of finances in the country. One is the fiscal policy and other is the monetary policy. फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट बनाती है. यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट जो पॉलिसी बनाएगी फाइनेंसेस की मैनेजमेंट पे, इट विल बी द फिस्कल पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. फिस्कल पॉलिसी के अंदर बेसिकली दो चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है या दो चीजों को कम या ज्यादा किया जाता है. One is the government spending and other is taxes. यानी गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और उसमें से गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ पर कितना ज्यादा करेगी. सो जो टैक्सेशन पॉलिसी होगी और जो बजटरी पॉलिसी होगी, बोथ विल डिफाइन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. If we look up at the taxes of the country or the revenue of the country, it is generated by two main things. One is the non-tax revenue and other is the tax revenue.
रेवेन्यू का मतलब है कि गवर्नमेंट कितना पैसा कलेक्ट कर रही है और वो ये वैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि वो तमाम पैसा जो गवर्नमेंट टैक्सेशन के अलावा कलेक्ट कर रही है, दैट विल बी द नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर तमाम डायरेक्ट टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हो। जी ठीक है, वो वैसे वहां पे भी लिखा हुआ है। आई जस्ट ड्रू अ फ्यू चार्ट कि रेवेन्यू के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द स्लाइड्स। यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारे पास लीवीज होती हैं, फीस ऑन मोबाइल फोन्स होते हैं, एयरपोर्ट से जितने पैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फॉरेन ग्रांट्स अगर कोई मिलती हैं, रॉयल्टी जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस माइनिंग, all of these things will be collected or counted in the non-tax revenue. Tax revenue of a country will include the direct taxes and indirect taxes. Direct taxes में income tax, capital revenue tax होता है और indirect taxes के अंदर custom duties हो सकती हैं या sales tax हो सकते हैं। अब ये डिफरेंट अमाउंट के अंदर टैक्सेस प्लेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आईएमएफ की अभी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी, उसने ये कहा था पाकिस्तान को कि इट शुड टैक्स द रिटेल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, ताकि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन ज्यादा की जा सके। तो गवर्नमेंट किन शोबों को टैक्स करेगी, किन शोबों को टैक्स नहीं करेगी, कितना परसेंट टैक्स लगाएगी, all these things are decided by the fiscal policy of the country, which is decided by the government of that country. पाकिस्तान के अंदर ये चीज डिसाइड करेगी नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाती है कि गवर्नमेंट ने जो सारा रेवेन्यू जनरेट किया है, रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उसको वो किस तरह से स्पेंड करेगी। अब देखिए 18th अमेंडमेंट के तहत तो हमने ये डिसाइड किया था कि जितना भी रेवेन्यू आएगा उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन होगी। वर्टिकल डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस होगी और हॉरिजॉन्टल डिवीजन बिटवीन ऑल प्रोविंसेस होगी। अब सेंटर के पास फॉर एग्जांपल जो बाकी रेवेन्यू बचता है, यानी 42.5% जो हमने सेंटर को दिया है, सेंटर इसकी एलोकेशन कैसे करेगा, दैट विल बी government spending. If you look up at the budget of any financial year, on the first page of that budget, you will find a division of that revenue which is there for the National Assembly. Thank you. यानी जो किसी भी कंट्री का बजट होता है ना, जो हम फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जून के अंदर बजट बनाते हैं, उसके अंदर नेशनल असेंबली ने डिफरेंट इंडेसेस दिए होते हैं कि दिस अमाउंट विल बी स्पेंडेड फॉर एग्जांपल टू पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन को हम इतना देंगे, सिक्योरिटी को हम इतना देंगे, मिलिट्री को इतना बजट देंगे। तो कितना बजट कहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, all things will be decided by the fiscal policy of that country. If somebody of you can open the budget for financial year 2023 on their phones, अभी उसको सर्च करके ना मुझे एक इंडेक्स दिखा दो उसका, so that I can guide you guys. एक सेकंड। जी, जो बजट का पूरा डॉक्यूमेंट होता है ना, एक सेकंड,
ये लो, I have a picture from the budget of 2023-24. इस तरह से ना आप 24-23 वाला भी देख सकते हो. देखो, when you look at the budget, there will be a table, ठीक है, जिसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स लिखी होंगी और उसकी स्पेंडिंग की रिसीट्स भी लिखी होंगी. अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल not able to share the picture. ये एक पूरा टेबल बना होगा रेवेन्यू रिसीट्स का, जिसके ऊपर लिखा होता है रुपीज इन बिलियन, यानी जितनी भी चीजों के आगे पैसे लिखे होंगे दे विल बी इन बिलियन. अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास एक खाना बना होगा रिसोर्सेज का, एंड देन एक जो टेबल होगा इट विल बी फॉर एक्सपेंडिचर. अब फॉर एग्जांपल हियर आई हैव रिसोर्सेज, जिसके अंदर लिखा हुआ है टैक्स रेवेन्यू जो एफबीआर से कलेक्ट किया जाता है. इट इज 9415 रुपीज इन बिलियन, ठीक है. इसी तरह फिर आपके नीचे लिखा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसके अंदर सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू की चीजें लिखी होंगी. फिर एक्सपेंडिचर के अंदर you will have different headers for where the country is expending its money that it collected through the revenue. For example, अगर आप इधर expenditure की सारी चीजें देखो तो we have a current account balance of 13,344 billion rupees in the federal budget of 2023 to 24. इसके अंदर जो बेसिक एक्सपेंडिचर के हमारे हेडर्स हैं, उसके अंदर वी हैव इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी जो हमने इंटरेस्ट पे करना होता है डिफरेंट एंटिटीज को फॉर 7,303 बिलियन रुपीज, यानी 13,000 जो हमारा करंट बजट है उसमें से हम 7,000 इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर पे कर देते हैं. देन वी हैव पेंशंस, जिसके अंदर हम 801 बिलियन रुपीज पे करते हैं. Then we have defense affair and services, जिसके अंदर हम 1,804 billion rupees पे करते हैं. We have grants and transfers to provinces and other subsidies, जिसके अंदर 1,408 billion rupees पे किया जाता है. इसी तरह सिविल गवर्नमेंट की रनिंग के अंदर पैसे पे किए जाते हैं, एमरजेंसी फंड दिया जाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी फंड दिया जाता है. So you will have a heading of, you will have an index of where the government is spending all those money. अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है थ्रू इट्स बजट एवरी ईयर कि वो कितने पैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस को देगी, कितने पैसे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देगी, कितने पैसे वो एजुकेशन सेक्टर को देगी एंड सो ऑन. तो ये सारी चीजें जो डिक्टेट की जाती हैं, दे आर डिक्टेटेड बाय द फिस्कल पॉलिसी व्हिच इज अंडर the government's control. इसी तरह सेकेंड अप वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट डिक्टेट करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री के अंदर स्टेट बैंक ऑफ दैट कंट्री डिक्टेट करता है. स्टेट बैंक वो तमाम टूल्स इस्तेमाल, कुछ 3 टूल्स इस्तेमाल करता है टू डिक्टेट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. These include open market operations, interest rate,
एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट, इन तीनों टूल्स को मैनिपुलेट करके या चेंज करके स्टेट बैंक विल डिसाइड हाउ मच मनी विल गो इनटू बिजनेस, हाउ मच मनी विल बी सेव्ड इन द कंट्री, और फिर उसके लिहाज से बिजनेस ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री डिटरमिन होगी। सबसे मेन चीज जो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है, इट इज इंटरेस्ट रेट। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से ये डिटरमिन करेगा कि वो जो लोन्स दे रहा है डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एक्टर्स को, उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट रेट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक अगर ये डिटरमिन करे कि रियल स्टेट के अंदर वो जितने भी लोन्स देगा उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट रेट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए स्टेट बैंक देगा किसी शख्स को लोन में, तो जब वो 100 रुपए वापस देने पड़ेंगे तो उस शख्स को 120 रुपए वापस देने पड़ेंगे, ओरिजिनल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके हम इन्फ्लक्स ऑफ मनी या ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर किसी सेक्टर के अंदर बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया जाए बाय द स्टेट बैंक और द सेंट्रल बैंक, more and more investors in that sector will start borrowing money from the state bank to invest in the business in that sector. यानी फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक 20% से इंटरेस्ट रेट को कम करके 5% पे ले आता है, तो अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट बोरोइंग मनी इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्हें 100 रुपए जब वापस करने होंगे तो उन्हें 120 रुपए वापस नहीं करने होंगे, उन्हें 105 रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको मैनिपुलेट करके बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है कि किस सेक्टर को कंट्री के अंदर हमने ग्रो कराना है, किस सेक्टर को हमने कर्टेल करना है, कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लक्स ऑफ मनी दिया जाएगा और कितना इन्फ्लक्स जो है या कितने पैसे जो हैं वो रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर रखे जाएंगे। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि कितने पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने पास रिजर्व के अंदर रखेगा, बिकॉज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टेट बैंक, यानी जो लोग स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखवा रहे हैं, they should also have a guarantee that state bank will be able to pay back that money to those people। यानी लोग जितने भी बैंक्स के अंदर पैसे अपने रखवा रहे हैं सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उनके पास एक गारंटी होनी चाहिए कि बैंक्स फंक्शनल रहेंगे एंड दे विल रिटर्न देयर मनी। दैट इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट बैंक। Similarly, we also have open market operations। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि स्टेट बैंक डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज को कुछ बॉन्ड्स देती है। यानी बॉन्ड्स का मतलब है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उस कंट्री के साथ या किसी एक प्राइवेट एक्टर के साथ एक मुआहिदा कर लेती है। यानी आई एम लैंडिंग यू दिस अमाउंट ऑफ मनी और ये इतनी अरसे के लिए आपके पास रहेगा, और जब आप ये वापस करेंगे तो इसके ऊपर क्या क्या शराइत मौजूद होंगी। या स्टेट बैंक फॉर एग्जांपल किसी से अगर पैसे ले रहा है तो वो उसके लिए उसके साथ एक बॉन्ड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। दिस bonding or contract is the open market operation through which the state bank operates. When we talk about when we talk about fiscal policy and monetary policy, we see that there are two types of policies. One is contractionary policy and one is expansionary policy. As the name states that contractionary policy का गोल ये होगा कि बिजनेस एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए इन द कंट्री ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है उसको कंट्रोल किया जाए। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑन द अदर हैंड विल एक्सपैंड बिजनेस एक्टिविटी इन द कंट्री। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एग्जांपल अगर हम लगा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर देता है या ऊपर ले जाता है। जब ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं तो बोरोइंग फ्रॉम द बैंक बहुत कम हो जाती है, बिकॉज पीपल विल हैव टू पे मोर मनी बैक टू द बैंक। जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा बोरोइंग कम हो जाएगी।
अब इसका मतलब ये है कि अगर बोरिंग कम हो रही है तो इनफ्लक्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी भी कम हो रहा है, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है या बिजनेस जो कंट्री के अंदर चल रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा क्या होता है या क्यों हम लगाते हैं? फिर इसका फायदा ये होता है कि जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स कम हो गई, तो हमने इन्फ्लेशन के लिए एक थ्योरी पढ़ी थी विच वाज द डिमांड पुल इफेक्ट, कि जब इन्फ्लक्स ऑफ मनी ज्यादा होता है चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है और महंगाई ऊपर चली जाती है। अब जब हमने इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया एंड बोरोइंग फ्रॉम द बैंक इज डिक्रीज्ड, it means the demand of goods and services in the market is also decreased, which brings down inflation through the demand pull cycle. लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास ये होगा कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। यानी जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी तो स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स कम हो जाएगी। इस बोरोइंग कम होने की वजह से इनफ्लक्स ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा। इसके दो इम्पैक्ट्स होंगे हमारे पास। एक इम्पैक्ट ये होगा कि क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ मनी कम हो रहा है इसलिए बिजनेस ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ भी कंट्री के अंदर कम हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि डिमांड पुल इफेक्ट की वजह से वी ऑल्सो ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने की बात करेंगे तो इसमें यह कहा जाएगा कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कट डाउन करेगी। ऑफन यू विल हैव हर्ड द टर्म ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स, जिसके अंदर कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाए, वो अपनी स्पेंडिंग को कम से कम रखे। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाए ताकि इन्फ्लेशन या जो महंगाई है कंट्री के अंदर उसको काउंटर किया जा सके। This contractionary fiscal policy and contractionary monetary policy is also a demand of IMF to Pakistan that it often lays down. यानी IMF जब भी हम IMF से negotiations कर रहे होते हैं तो IMF की ये डिमांड होती है कि आप contractionary fiscal policy लगाएं या contractionary monetary policy लगाएं कंट्री के अंदर because inflation in your country is very high. अब होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर वी गो टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन एंड टू गेट फॉरेन एड, लेकिन उसका नुकसान हमेशा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो जीडीपी ग्रोथ होनी थी या जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ना था वो कंट्री के अंदर बढ़ता नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। This relation is also explained in this slide, which says that if there is an increase in inflation or if there is a global demand by global actors like the IMF, the banks will go towards a contractionary monetary policy. A contractionary monetary policy will means higher interest rate by the banks.
higher interest rate leads to lesser spending by the consumers. It means lesser borrowing of money from the bank and lesser spending of that money in the economy. Lesser spending will lead to decreased demand in the market, and this decreased demand will, according to the demand supply principle, will also pull down inflation in the country. But it will also have another effect, that is slowing down the growth rate of economy. Monetary policy versus fiscal policy. We have already studied that monetary policy is enacted by the central bank of the country, while fiscal policy is decided by the government of that country. और दोनों चीजें अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी आर मैनिपुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट और द रिजर्व रिक्वायरमेंट. जीडीपी और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन तो उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि वी आर स्लोइंग द जीडीपी ग्रोथ रेट. यानी इन्फ्लेशन मौजूद है, अब जब हम इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा रहे हैं तो फिर हम जीडीपी ग्रोथ रेट को एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस के तौर पे स्लो कर रहे हैं. जो फिस्कल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों को कंट्रोल करने का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा अपॉन द जीडीपी और द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में कॉन्ट्रैक्शन पर जी तो पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी तो काफी पिछले 2-3 सालों से स्लो डाउन कर दी, काफी कम कर दी, लेकिन हम इन्फ्लेशन को उस तरह से टैकल नहीं कर रहे. तो उसकी भी क्या है? देखो, इन्फ्लेशन को हमने ये कहा कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो we are managing this inflation only through one cycle, which was the demand supply cycle of inflation. लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करने वाले और भी फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमने बिल्ट इन इन्फ्लेशन की बात की या हमने कॉस्ट पुश इफेक्ट की बात की. अब इसके अंदर मल्टीपल नेशनल एंड ग्लोबल फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स इन्फ्लेशन के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनेशनली एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं और पाकिस्तान अपने मल्टीलैटरल चैनल्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहा फॉर एनर्जी ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल विद ईरान or with Central Asian states, and Pakistan is relying only on oil import, तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली अगर उन चीजों की प्राइसेस ज्यादा होगी तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा होती जाएगी. जो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाते हैं वो हम ये कहते हैं कि हम मिनिमाइज कर सकें इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को, और इसीलिए एक्चुअली क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान की डीलिंग विद द IMF को कि हमने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इतने अरसे से अप्लाई कर रहे हैं which is there to just manage one aspect of inflation, लेकिन एक्चुअली ना तो हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, ना तो हम मल्टीलैटरल चैनल्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके. और एक्चुअली जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के तहत ही चलते जा रहे हैं तो वी आर आल्सो स्लोइंग द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. केसेस में इसमें कि हमारी हाई इंपोर्ट्स की वजह से ज्यादा इंपोर्ट्स हैं और ज्यादा रिलायंस है ऑन द डोनर फंडिंग्स जिसको हमें वापस पे बैक भी करना पड़ता है. अब अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का इंडेक्स देखो तो वी जस्ट सॉ दैट कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 13 बिलियन रुपीस हैं जिसके अंदर से 7 बिलियन उठाकर हम सिर्फ इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दे देते हैं. दैट मीन्स वी आर गिविंग हाफ ऑफ आवर बजट टू द इंटरेस्ट दैट वी हैव रिसीव्ड इन लोन्स. ठीक है, तो पाकिस्तान को एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए जिसके अंदर, बिकॉज हम ये भी नहीं कह सकते कि वी वेक अप वन डे एंड वी डू नॉट नीड एनी लोन फ्रॉम एनी कंट्री एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट. तो लेकिन पाकिस्तान को एक ऐसी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए जिसके अंदर रिलायंस
और डोनर फंडिंग्स भी हो, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाने की एक विल, पॉलिटिकल विल भी मौजूद हो कंट्री के अंदर। और दूसरी बात यह है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, तो पाकिस्तान शुड एक्सप्लोर मल्टीलैटरल ट्रेड चैनल्स विद ऑल अदर कंट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करें, विच इज द फोर फ्रंट ऑफ अमेरिकन पॉलिसी इन काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंशन इन द सब कॉन्टिनेंट, अभी जो अमेरिका और चाइना टसल चल रही है उसके अंदर इंडिया को एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जियोग्राफिकल लोकेशन के तौर पर अमेरिका देख रहा है और उसकी काफी अच्छी टाइज हैं अमेरिका के साथ। बट दैट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज नॉट ट्रेडिंग विद द रशियन ब्लॉक और द इरानियन ब्लॉक। दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इरानियन ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल एट द चाबहार पोर्ट। और वो इसी तरह फिर रशिया के साथ भी उनकी इकोनॉमिक टाइज मेंटेन है। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिक्स, Brazil, Russia, India, China and South Africa are contributing towards making an alternative currency to the dollar. तो पाकिस्तान को भी एक मल्टीलैटरल दुनिया के अंदर इन तमाम मल्टीलैटरल चैनल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, rather than just relying on one country or one international donor aid. Acha, this is financial crisis of 2008. It is somehow irrelevant to the context, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा explain कर दूंगी, and then we will be talking about economy of Pakistan के उसके अंदर क्या मसाइल हैं और उनको की improvement की हम बात कैसे कर सकते हैं। Financial crisis of 2008 जो था वो it was the great recession in American economy, और financial crisis of 2008 को एक बहुत बड़े फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म के तौर पर भी देखा जाता है, बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी के इफेक्ट होने के साथ, डॉलर के रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ एक ग्लोबल रिसेशन हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा। रिसेशन का मतलब ये होता है अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन, जिसके दौरान ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो जाती है, and it is identified by a fall in GDP in 2 successive quarters. यानी 2 क्वार्टरली ईयर्स, यानी 6 मंथ्स के पीरियड के लिए अगर जीडीपी आपका कम होता जा रहा है, इट मींस देयर इज अ रिसेशन इन द कंट्री। अब बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 जो अमेरिका के अंदर आया था, उसकी बेसिक रीजन ये थी सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस था। अब एक्चुअली अमेरिका के अंदर जो घर खरीदे जाते हैं उनको मोर्टगेज पर खरीदा जाता है, जिसके अंदर यू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू मोर्टगेज द हाउस एंड देन पे द इंटरेस्ट, और उसके जो बाकी पैसे होते हैं वो आप पे करते जाते हो। अब हुआ ये था कि जो हाउसिंग मार्केट इन यूएस के अंदर थी, उन्होंने 2000 के अंदर अपने इंटरेस्ट रेट जो हाउसिंग लोन्स के ऊपर थे वो बहुत ज्यादा गिरा दिए, as low as 1%। यानी उन्होंने एक एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी लगाने की कोशिश की टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द हाउसिंग मार्केट। हमने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट जब कम करवाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि उस मार्केट के अंदर इनफ्लक्स ऑफ मनी हो, या लोग बोरो करें मनी को टू इन्वेस्ट इन दैट मार्केट। अब लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट 1% तक कम कर दिए गए, एंड पीपल स्टार्टेड हैविंग सब प्राइम मोर्टगेज। सब प्राइम मोर्टगेज का मतलब ये है कि पहले मोर्टगेज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि इस शख्स के पास इतने पैसे होने चाहिए, इतनी स्टेबल जॉब होनी चाहिए, फिर इसको ये लोन दिया जाएगा फॉर बाइंग अ हाउस। लेकिन अब उन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स बहुत ढीली कर दी, और इन रिक्वायरमेंट को ढीली करके बहुत ज्यादा लोगों को लोन देने शुरू कर दिए without assessing that whether those people will be able to repay the loans or not। इन सारी वजूहात की वजह से एकदम से बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हाउसिंग मार्केट के अंदर, और हाउसिंग मार्केट के अंदर ओवर सैचुरेशन होना शुरू हो गई। जब हाउसिंग मार्केट के अंदर ओवर सैचुरेशन होना शुरू हुई और वो मार्केट ओवर सैचुरेटेड हो गई, तो एक तो फिर जो मॉर्टगेज लोन लेंडर्स थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया।
अब जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया वापस, तो जिन लोगों ने लोन्स लिए थे दे वर नॉट एबल टू पे बैक दोज लोन्स, जिन लोगों से उन्होंने लोन्स लिए थे। तो इसकी वजह से बहुत से बैंक्स जो यूएस के अंदर थे दे वेंट बैंकरप्ट। वो लोगों को मजीद लोन्स देने की कैपेसिटी उनके पास नहीं थी। बहुत से बैंक्स ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया दैट वी कैन नॉट फर्दर इन्वेस्ट और वी कैन नॉट फर्दर गिव लोन्स टू अदर पीपल, क्योंकि लोग ये लोन्स हमें वापस नहीं कर रहे। अब जब ये बैंकरप्सी अमेरिका के अंदर आई तो उसकी वजह से एक तो उनका पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ, जिसके अंदर जीडीपी ग्रोथ कम हुई। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी हुआ, बिकॉज इट वाज लिंक्ड टू डॉलर, और रिसेशन की वजह से डॉलर प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही थी। अब बिकॉज बैंक्स वर बैंकरप्ट, वो अपने जो है वो लोगों को और लोन्स नहीं दे रहे थे, देन द यूएस गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट ने खुद से स्पेंड किया टू सेव दोज बैंक्स व्हिच वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड टू सेव दोज एसेट्स जिनके ऊपर लोग अब पे करने के काबिल नहीं थे। So the a National Emergency Economic Stabilization Act of 2008 was promulgated, which set up the Troubled Asset Relief Program, and $700 billion were given by the US government to buy those troubled assets जिनको अब कोई लोग खरीद नहीं पा रहे थे। इसी तरह यूएस बिलियन ने $250 बिलियन लोगों बैंक्स के अंदर रखवाए, दैट जिन बैंक्स ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था, ताकि लोगों का जो एतमाद है ऑन द बैंकिंग सिस्टम उसको दोबारा से रिलीव किया जा सके। और इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने ये कहा कि आइंदा आने वाले कोई भी फाइनेंशियल जो हमारे पास कोई भी मैनिपुलेशन होगी बाय द बैंक्स, they will have to see कि वो किन लोगों को लोन्स दे रहे हैं, whether they are able to pay back those loans or not. तो इस तरह हमने देखा कि एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाकर गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को रिसेशन से पुल आउट किया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने खुद स्पेंड किए मनी टू पुल आउट पीपल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ज्यादातर ये जो कोट किया जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये एक्चुअली कैपिटलिज्म के फेलियर्स के अंदर कोट किया जाता है, या इस सिचुएशन में आप कोट कर सकते हैं कि जब आप फाइनेंशियल पॉलिसीज को या फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट नहीं करते कंट्री के अंदर, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं कंट्री के ऊपर। इफ सम ऑफ यू वुड टर्न दिस अप, इसको ऊपर कर दे, ओके ये बंद कर दे। इसको भी बंद कर। अच्छा, वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस के पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो अभी हमने चीजें देखी हैं उनके पढ़ेंगे, जिसके अंदर वी विल फर्दर क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बेसिक्स के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड अक्सर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स या मसाइल क्या हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर, और फिर उनको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, और आप लोगों में से सब लोग अपने पॉइंट दोगे एक एक करके, which you think are the problems with Pakistani economy, and then I will add to it.
एक एक करके। कौन है? अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस कह सकते हो इसे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, हम बहुत ज्यादा रिलायंट हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान की अगर इम्पोर्ट्स का आप एक वो देखो इंडेक्स, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, देन वी आल्सो इंपोर्ट लग्जरी आइटम्स। तो एक तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑयल इंपोर्ट, और ऑयल इंपोर्ट पाकिस्तान की ज्यादा अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 2 कंट्रीज से बहुत ज्यादा है, इंडोनेशिया से और एक और कंट्री है विच आई कांट रिमेम्बर। लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलायंट है अपॉन 2 और 3 कंट्रीज फॉर इट्स ऑयल इंपोर्ट। तो एक तो पाकिस्तान को अपनी जो एनर्जी है या जो ऑयल इंपोर्ट है उसके चैनल्स को डाइवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ट्रेड in oil, or we can import oil from other economies like the Central Asian economy or the Iranian economy for that matter. और दूसरी बात यह है कि लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है, जिसको कट डाउन किया जा सकता है इन द इकोनॉमी टू डिक्रीज दिस बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब यह है कि जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो तो उसी प्रॉब्लम से यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो एक मसला तो ये है कि हमने इंपोर्ट को कैसे कट डाउन करना है, और दूसरी बात ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट करना है। Low tax collection. That means we have the tax to GDP ratio of the country is very low according to international standards. ठीक है, तो हम टैक्स कलेक्शन को किस तरह से रिवैम्प कर सकते हैं, टैक्सेशन का सिस्टम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उसके अंदर कौन से इदारों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफबीआर की अकाउंटेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को हम टैक्स फाइलर ज्यादा बनाने के लिए क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, किन किन और सेक्टर्स को हम टैक्स कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को आप टैक्स टू जीडीपी रेशो को बेहतर करने के अंदर इनके बारे में बात करोगे। Declining FDI due to political instability. Foreign direct investment in Pakistan is low due to political instability. यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज दे सी अ वेरी टुमल्चुअस पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। अब अगर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल डोनर्स को देखो, फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड बैंक, IMF, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, they have a concept which is called good governance. यानी वो ये कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी के साथ साथ, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने के साथ साथ आपके पास कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस भी होनी चाहिए, ताकि ताकि जो इंटरनेशनल डोनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं कंट्री के अंदर या लोन्स दे रहे हैं, उनको ये श्योरिटी हो दैट द कंट्री विल बी एबल टू पे बैक दोज लोन्स, या उनका जो बिजनेस वो जिस कंट्री के अंदर जाकर करना चाहते हैं वहां पर उनका सारा सरमाया डूब नहीं जाएगा। A few of these good governance indicators are political participation or political legitimacy of the institutions. Then we have accountability, rule of law, transparency, and freedoms to the people. यानी
इंटरनेशनल डोनर्स कहते हैं कि आपके लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन योर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स. योर डेमोक्रेसी शुड बी पॉलिटिकली लेजिटिमेट, यानी अगर आप डेमोक्रेटिक इदारों को ला रहे हैं, they are politically legitimate institutions because they come with people's power, as compared to dictatorships in the country, for example, which are not politically legitimate institutions. Similarly, there should be accountability of people and institutions in the country, ताकि अगर कहीं पर भी फाइनेंशियल मॉरल करप्शन हो रही है तो उनको अकाउंटेबल या आंसरेबल ठहराया जा सके. Rule of law is very important prerequisite of foreign direct investment or international donor aid. रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसी दो चीजें हैं जिनके तहत जो इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं उनको ये अश्योरेंस होती है दैट यस दिस कंट्री इज सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट. यानी अगर उस कंट्री के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी और पॉलिटिकली स्टेबल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क मौजूद होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि दे विल सी दैट ये ऐसी कंडीशंस है जिनके अंदर बिजनेस फ्लरिश कर सकता है. Similarly, transparency refers to openness by the government institutions or by the state organizations. कि वो कितनी open हैं about sharing their statistics, about sharing the processes that are involved in the functioning of those institutions. That refers to transparency. जब ट्रांसपेरेंसी होगी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर तभी उस इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, when they are being transparent about their functioning and about the statistics or audits that they are giving all the relevant stakeholders. Similarly, freedoms to the people which pertain to the essential or fundamental rights that are declared, या जो ह्यूमन राइट्स हमने ग्लोबली डिफाइन किए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली उनको हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पर लोगों को देते हैं, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ अपहोल्डिंग लिबरल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. तो ये तमाम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे अश्योर किया जा सकता है कि कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस है, यानी जो लॉज बन रहे हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और ये गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स इस बात को अश्योर करते हैं कि कंट्री के अंदर ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी. loan-based accounting, loan-based economy. Circular debt. ठीक है, उसकी दोनों की बात करते हैं. लोन बेस्ड इकोनॉमी आप कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि टू मच रिलायंस ऑन डोनर एड्स. ठीक है, इसके अंदर आप बात कर सकते हो कि किस तरह से वी हैव ऑलवेज बीन रिलायंट ऑन डोनर एड्स, और डोनर एड्स की कुछ अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं which are not always beneficial to the country. For example, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदे होते रहे हैं, one of those agreements was the memorandum of understanding between Pakistan and IMF 2016, जिसके तहत वो तमाम कंडीशंस IMF ने बताई कि पाकिस्तान को इन तमाम शराइत के ऊपर लोन दिया जाएगा. अब उन कंडीशंस में we have already studied that IMF demands from Pakistan a contractionary fiscal and monetary policy. और हमें पता है कि जब भी हम contractionary fiscal और monetary policy लगाएंगे तो हमारी GDP ग्रोथ रेट नहीं होगी कंट्री के अंदर, या हमारी इकोनॉमी का साइज ग्रो नहीं करेगा. तो इसके अंदर यू कैन मेंशन दैट वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ IMF इज contractionary fiscal and monetary policy, which is detrimental to the growth of Pakistan's economy. और पाकिस्तान का GDP growth rate इसलिए हम देख रहे हैं it is only 0.29%, which is a very low growth rate for the economy. Then we have circular debt. अच्छा, सर्कुलर डेप्थ ये है कि जो एनर्जी सेक्टर है हमारा
यानी एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट, एनर्जी प्रोविजन यूनिट्स जो प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिनको कंट्री ने अलाउ किया था कि वो पावर जनरेशन हाउसेस लगा लें कंट्री के अंदर. दे जनरेट पावर एंड सेल दिस पावर टू the government of Pakistan, and government of Pakistan has to pay them डेप्ट, जो यानी जो वो उनसे बिजली खरीद रही है उसके पैसे उनको पे करने, और वो पैसे उनको डॉलर्स की प्राइस के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी हुकूमत ने पे करने हैं. एंड सो देयर इज अ साइकिल ऑफ डेप्ट जिसके अंदर हुकूमत को पैसे पे करने हैं उन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, और उसकी वजह से कंट्री या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक साइकिल ऑफ डेप्ट के अंदर रहती है जिसको हम सर्कुलर डेप्ट कहते हैं. अब इसके अंदर बेसिक फ्लॉ ये था कि जब हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ एग्रीमेंट्स किए थे तो हमने ये तमाम कंडीशंस उस वक्त उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज नहीं किया था. सो नाउ एवरी कमिंग गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे दोज IPP द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय डॉलर्स विद द अमाउंट ऑफ डॉलर. तो डॉलर की प्राइस जैसे बढ़ती जाएगी ये सर्कुलर डेप्थ भी उस लिहाज से हमारा इंक्रीज होता जाता है. IMF का कॉन्ट्रैक्ट हमारे IPPs का कॉन्ट्रैक्ट आई डोंट हैव, मतलब मुझे टाइम फ्रेम का नहीं आइडिया, लेकिन जब इन्होंने लगाया था तो काफी मुझे लगता है 50 साल का शायद एग्रीमेंट था. तो अभी वी आर स्टिल इन द प्रोसेस के वो हम उनको पे करते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को. अब इस पर मसला यह था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया था प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन के रूल्स थे उनको बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दिया था, और फिर उनको उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे थे कि गवर्नमेंट को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर. more expenditure than revenue. हाँ, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सारी होती है ना उसका डेफिसिट कितना है. वो जैसे जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस की बात करते हैं ना, दैट इज द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री, यानी वो कितने पैसे ले रही है बाकी बाहर फॉरेन एंटिटीज से कितने पैसे दे रही है, दैट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस. फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है अभी हमने पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से. तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को कितना घाटा आ रहा है, दैट मींस गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है. अब स्पेंडिंग ज्यादा है हुकूमत की और रेवेन्यू जनरेशन कम है. सो फिस्कल डेफिसिट रिलेट्स टू मोर स्पेंडिंग देन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू. No self-sufficiency. सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी नहीं है. अच्छा, ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि वो एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है? अब ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के अंदर हमें एक्सपैंड करनी होगी अपनी एक्सपोर्ट बेस, यानी जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ज्यादातर एक्सपोर्ट इज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर आइटम्स, और एग्रीकल्चर आइटम्स के अंदर भी हम हाई एंड प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करते, या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम हाई एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करते, हम ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं धागा या कपड़ा, ठीक है, लेकिन हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे डिजाइनर बैग्स या डिजाइनर क्लोथ्स हम एक्सपोर्ट नहीं करते टू अदर कंट्रीज. एक्सपेंडिंग द एक्सपोर्ट बेस का मतलब ये है कि इफ वी आर एक्सपोर्टिंग फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एंड क्लोथिंग आइटम्स, तो और ऐसी क्या चीजें हैं जिनको पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान के पास एक्सपोर्टिंग पोटेंशियल है, उस एक्सपोर्टिंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना कि व्हाट द कंट्री can export more in those domains. ठीक है, for example the country can export human resource,
हमारी कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करें तो इंडिया इज वेरी प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। अब जब आप टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हो तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर एक्सपोर्ट होता है जिसकी हाई मार्केट वैल्यू होती है as compared to the raw material which is exported in agriculture or clothing. Similarly, we also need to focus on industrialization, जिसमें प्रोडक्शन, पैकेजिंग दोनों चीजों के ऊपर हम कर सकते हैं फोकस। पाकिस्तान के अंदर हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इसके ऊपर हमें काम करना है जिसमें हम प्रोडक्शन यूनिट्स भी बना सकें और कुछ असेंबली यूनिट्स भी बना सकें। फॉर एग्जांपल हम कार पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबली कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट वी आर इंपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड कार्स इन द कंट्री। तो हमारे पास ना तो कोई असेंबली यूनिट्स हैं कंट्री के अंदर और ना ही बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री है कंट्री के अंदर। Similarly, we can also explore multilateral energy channels, और इसको आप एक सेपरेट पॉइंट के तौर पर भी लिख सकते हो when you're talking about what steps should be taken to improve Pakistan's economy. तो पाकिस्तान को एनर्जी से रिलेटेड खासकर मल्टीलैटरल चैनल्स को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एनर्जी इज वन थिंग कि जिसकी प्राइस जब फ्लक्चुएट करती है तो ऑल द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इज अफेक्टेड। क्योंकि एनर्जी तेल यानी उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी प्राइसेस जब फ्लक्चुएट करती हैं तो द कॉस्ट of production of all commodities goes up. तो पाकिस्तान को मल्टीलैटरल ट्रेड चैनल्स एक्सप्लोर करने चाहिए फॉर एनर्जी, जिसके अंदर आप ईरान के साथ ट्रेड की बात कर सकते हो, आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ट्रेड की बात कर सकते हो, आप चाइना के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाने की बात कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग जस्ट ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी पैक के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर different energy projects are being set up in the country which include hydel projects, wind projects, solar projects and also the coal projects। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास थर कोल प्रोजेक्ट है जो सी पैक के अंदर मौजूद है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ हाइडल प्रोजेक्ट एंड उसके अंदर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हमने इन्विजन किए हुए हैं कि हमने सी पैक के थ्रू लगाने हैं। तो पाकिस्तान डोमेस्टिकली ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकता है, जिसके अंदर तमाम तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और इंटरनेशनली भी वो मल्टीलैटरल चैनल्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकता है ताकि एनर्जी प्राइस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट हमारे पास इन्फ्लेशन पे ज्यादा ना आए। क्या मतलब? फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें, वो वी हैव ऑलरेडी सेड दैट ना कि टू मच रिलायंस ऑन डोनर रेट्स, उसके अंदर फिर आप वो सारी बात कर सकते हो। हाँ, वो इमरजेंसी, हाँ, स्ट्रिक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस पॉलिसी फ्रेमवर्क। हाँ, लैक ऑफ, वही मैं लिख रही हूँ ना कि लैक ऑफ कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड विजन। ठीक, कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी और विजन मौजूद नहीं रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्मूथ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस मौजूद नहीं रही। पाकिस्तान हैज बीन
balancing between democracy and dictatorships. और डिक्टेटरशिप्स के इरा के अंदर हमने ये देखा कि जो भी कोई डिक्टेटर आता था वो अपनी पसंद की इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता था, जो 5-7 साल चलती थी। कुछ फवायद होते थे, कुछ नुकसान होते थे, मगर उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं थी। जब एक नया रूलर आता था तो वो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देता था पाकिस्तान के अंदर। Even with the democratic transition, the democratic parties also lack an economic vision for the country. यानी किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक विजन नहीं है जिसको वो लेकर चल रही हो या जिसको वो अचीव करना चाहते हो। तो हर डेमोक्रेटिक पार्टी जो आती है वो सिर्फ निगोशिएशन कर रही होती है आईएमएफ के साथ के इतने पैसे दे दें, ठीक है, इतने छोड़ दें, इतना लेने नहीं लेने, सो ऑन। तो एक तो there was no democratic transition, and also there is no economic vision present for the country कि हमने क्या क्या actually करना है। Even within the democratic parties, you see that when the finance ministers are changed, the economic policy of the country fluctuates and economic policy of the country changes. अब ये जब आप lack of consistent policy की बात कर रहे हो तो इसके अंदर you can mention के historically in different epochs, जैसे अयूब खान के इरा के अंदर we had the green revolution, जिसके अंदर हमने अमेरिकन डोनर एड्स काफी ज्यादा ली, जिससे कंट्री को कहा गया कि वो इकोनॉमिकली रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब भुट्टो इरा आता है तो हमारे पास इस्लामिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब जियाउल हक इरा आता है तो कुछ इस्लामिक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, मगर उसके अंदर भी रिलायंस ऑन डोनर एड्स ही रखा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टीज आती हैं उनके पास भी कोई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक विजन मौजूद नहीं होता फॉर द कंट्री। इकोनॉमिक प्रोग्राम्स भी इसीलिए आए हैं, मसलन 5 ईयर प्रोग्राम्स दिए जाते थे। हाँ, वो आप ये कह सकते हो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर 3 चीजें होती है ना, एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है, अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एक तो आप कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी बना नहीं दे, और अगर आप कोई पॉलिसी बना लेते हो तो उसको आप कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेलियर्स जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कि पहला मरहला यह है कि आप एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ। जब कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मौजूद होगी तो फिर हम बात करेंगे कि वो कितनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। पाकिस्तान में मसला ये है कि कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ही मौजूद नहीं है सिरे से कि जिस पे बात की जा सके कि ये इतनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। पेंशन का जो बोझ है ये भी इसमें किसी को हाँ, फिस्कल डेफिसिट के अंदर जब आपने ये बात की है कि स्पेंडिंग वर्सेस रेवेन्यू, तो उसके अंदर आप ये बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स को सुपरवाइज कर रही है, जिसके अंदर उसको पे करना पड़ता है लोगों को, फॉर एग्जांपल पेंशन एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम ऐसे कौन से मॉडल्स की तरफ जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट से ये स्पेंडिंग जो है उसको हम कम कर सकते हैं। और प्रोडक्शन के अंदर या इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे ना कि कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए प्रोडक्शन यूनिट्स और पैकेजिंग यूनिट्स में, अब इसके अंदर भी आप ये बात कर सकते हो कि वी कैन ऑल्सो गो फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के 3 मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ना 3 मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑपरेट की जाती है। वन इज द बिल्ड ट्रांसफर ऑपरेट मॉडल, ठीक है, सेकंड इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, एंड थर्ड इज बिल्ड ऑपरेट ओन मॉडल। ठीक है, अब बिल्ड ट्रांसफर ऑपरेट मॉडल के अंदर क्या होता है? बिल्ड ट्रांसफर ऑपरेट मॉडल में ये होता है कि एक प्राइवेट एंटिटी विल बिल्ड अ सेटअप, will build an industry. It will then transfer the ownership of that industry or that unit to the government.
और फिर गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करेगी, आगे उसकी फंक्शनल ऑपरेशन जो है वो गवर्नमेंट देखेगी। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के अंदर ये होता है कि प्राइवेट एंटिटी बिल्ड करेगी, प्राइवेट एंटिटी ही उसे ऑपरेट करेगी, बट उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी टू द गवर्नमेंट सेक्टर। सिमिलरली बिल्ड ऑपरेट ओन मॉडल के अंदर ये होता है कि बिल्ड भी प्राइवेट एंटिटी करेगी, ऑपरेट भी प्राइवेट एंटिटी करेगी और ओन भी प्राइवेट एंटिटी करेगी, और उसका कुछ हिस्सा रेवेन्यू का जो जनरेट होगा वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अब इफ वी सी द बिल्ड ट्रांसफर ऑपरेट मॉडल एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, तो ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत फायदेमंद है, बिकॉज गवर्नमेंट अपना कुछ बर्डन प्राइवेट एंटिटीज को दे रही है, बट गवर्नमेंट इज स्टिल ओनिंग दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और दोज प्रोडक्शन हाउसेस, यानी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, चाहे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट या ऑपरेशनली वो प्राइवेट एंटिटीज के पास मौजूद हो। तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट अपना जो नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का बर्डन है उसको शेयर कर सकती है विद पब्लिक प्राइवेट partnerships, but the prerequisite for public private partnership is that कि गवर्नमेंट उसके रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छी तरह से सेटअप करे या रिवाइज करे विद द प्राइवेट एक्टर्स, ताकि हम प्राइवेट एक्टर्स को एक अननेसेसरी लेवरेज इकोनॉमी के अंदर ना दे, एज हैपेंड विद अस सर्कुलर डेप्ट की सूरत में, जब हमने आईपीपीस को एक लेवरेज दिया विदाउट रिवाइजिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेस्ले का जो प्रोडक्शन है ये डबल हो गया। बिल्ड ऑपरेट नेस्ले तो एक प्राइवेट एंटिटी नहीं है, मतलब वो उसका गवर्नमेंट के साथ तो कोई वो नहीं है, वो तो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर है ना। ये बिल्ड और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट का भी कुछ स्टेक होगा, इवन इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बिल्ड ऑपरेट ओन मॉडल, तो उसके अंदर ओनरशिप प्राइवेट एंटिटीज की होगी, लेकिन दे विल बी पेइंग सम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट जिसके साथ वो पार्टनर कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज को भी आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल द फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान 2022 के अंदर जो है, तो उसका सारा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसे आया, तो उसके अंदर आप ये बात कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट अडेप्शन के अंदर हमें इंटरनेशनली क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, बेहतर क्लाइमेट डिप्लोमेसी इख्तियार करनी चाहिए, और नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उसमें ना आप ये बात लिख सकते हो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना कंट्री का, वो बहुत कम है, जिसके अंदर फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम 3 चीजों की बात करते हैं, फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ एंड थर्ड इज द ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, एजुकेशन को हम मेजर करते हैं बाय द मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, हेल्थ को हम मेजर करते हैं बाय द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम की बात हमने पहले की थी, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की। तो अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एजुकेशन के सेक्टर में मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान इज ओनली 8 years, ठीक है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान इज ओनली 66 years, and gross national income of the country per capita is only $1,300 to $1,400 yearly, ठीक है, यानी एक शख्स की ग्रॉस नेशनल इनकम इज ओनली $1,300 to $1,400 yearly। तो ये HDI इंडेक्सेस जो हैं, जो कि एक्चुअली रिलेट करते हैं टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इन द कंट्री, इन इंडेक्सेस के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इवन साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर भी बहुत पुअर है। सो वी कैन से दैट कि पाकिस्तान को इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के साथ साथ ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है in boosting its economy by professional education, by technical education, and by exporting the human capital as professionals of the country. तो उसमें आप HDI की बात कर सकते हो।
करेंसी डिवैल्यूएशन जो हो जाती है या जो एक्सचेंज रेट चेंज होता है, हाँ उसको भी आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली एक्सचेंज रेट है एक तो करेंसी का वो बहुत कम है, और फिर जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो हमने ये कहा था कि बाज़ औक़ात हम ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी कर देते हैं, और इस ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ मनी की वजह से हमारी करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाती है। क्या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आएगा ना, जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हो, ठीक है। इधर करेंसी डिवैल्यूएशन या लो एक्सचेंज रेट की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इकोनॉमी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो ये काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने 10-12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लॉट ऑफ यू हैव आल्सो मोर पॉइंट्स टू ऐड टू इकोनॉमी, ठीक है। इसी तरह सजेशंस भी जो हैं कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी काफी ओपन एंडेड है, और इसके अंदर आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए, नथिंग विल गो रॉन्ग व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमी, बट सिर्फ अगर आपको कुछ इकोनॉमिक टर्म्स का पता हो, फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, तो यू कैन स्मार्टली यूज दोस टर्म्स इन योर एग्जाम, ठीक है। सिर्फ आपने एक काम ये करना है कि जितनी भी आपने ये चीजें लिखी हैं ना इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के तौर पे, फॉर एग्जांपल हमने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपने जाकर इनके आगे आज ही स्टैटिस्टिक्स सर्च करके फॉर 2023 आगे ऐड कर देने कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन द फिस्कल ईयर 2023 कितना है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का कितना है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कितना है, और उसमें डेफिसिट कितना है। अगर आप ये 10 स्टैटिस्टिक्स जमा कर लेते हो तो व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, कहीं पर भी आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो और आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो आप उस स्टैटिस्टिक को वहां पर कोट कर सकते हो। तो जस्ट गो एंड सर्च द स्टैटिस्टिक्स फॉर 2023 फॉर दीज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, और उनको फिर आपने कोट करके लाना है, एंड वन ऑफ यू विल टुमारो टेल मी ऑल द स्टैटिस्टिक्स, या एक एक किसी से भी मैं पूछूंगी कि इसका स्टैटिस्टिक क्या है। Any other questions? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस, इससे करेंसी डिवैल्यूएशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कह रहे हो? इससे करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस के हमारे एक्चुअली करंट अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे हमारा एक फिस्कल अकाउंट है जिसमें हमने बात की थी कि फिस्कल अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बजट से रिलेटेड डेफिसिट, कि हम कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह करंट अकाउंट होता है कंट्री का। करंट अकाउंट का मतलब है कि कंट्री कितने पैसे बाहर भेज रही है, कितने पैसे वापस आ रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस होता है तो वो जो करंट अकाउंट हमारा बैलेंस होता है वो डेफिसिट में चला जाता है या वो घाटे में चला जाता है। अब व्हेन द कंट्री इज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा आपकी करेंसी की वैल्यू पे भी, उसका इम्पैक्ट होगा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है कंट्री के अंदर उसके ऊपर, बिकॉज द फॉरेन इन्वेस्टर्स विल सी दैट दिस कंट्री इज ऑलरेडी इन अ करंट अकाउंट डेफिसिट। पाकिस्तान अपने इकोनॉमी सिंगापुर के साथ यूज कैसे कर सकता है? अपनी इकोनॉमी में ले जाएंगे। देखो हर कंट्री की जो है ना वो सिचुएशन, उस कंट्री की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो कंट्री के लिए अवेलेबल चैलेंजेस हैं, दे आर डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर एंड पाकिस्तान कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के ही होंगे, और उस लिहाज से पाकिस्तान के पास जो जियो स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी सिर्फ पाकिस्तान के पास ही होंगे,
So every country has its own strengths and weaknesses that it can utilize. वैसे कि काम भी काले का दे अच्छे दिनों का क्या? काम जैसे दिखाया जाता है ये तो दिखाया जाता है कि country की economy stabilize. It's a long. The first thing that is missing in Pakistan is an economic vision. पाकिस्तान के पास कोई economic vision नहीं मौजूद जिसके ऊपर काम करना शुरू करें तो शायद हम कहीं पहुंच जाए. We have still not decided in the country that what kind of economic pattern we want for the country. अच्छा, आप में से किसी ने अगर कुछ इवेलुएट कराना है, बिकॉज योर मैनेजमेंट वाज आस्किंग कि आप लोगों ने इवेल्युएशन करानी है, अगर आज मौजूद नहीं है तो आप लोगों ने अगर कुछ इवेलुएट कराना हो, क्वेश्चन वगैरह कुछ भी, तो वो फिर कल ले आइएगा इन द क्लास. ओके, अल्लाह हाफिज. सी यू टुमारो विद दीज स्टैटिस्टिक्स. Let's just go together there. But we do have critical science section. Don't you? Yeah, we can do critical section. Okay.
A strong political system needs strong China algorithm उसको सीखने में ये कहाँ पर आया है? ये 2021 A strong, दोबारा बोलो. political system needs a strong economy by making comparative and analytical answers. देखें जी, अब उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमें एक तो बात समझ में आ गई कि दैट इज अथॉरिटेरियन. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस